हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर हिस्ट्री ऑप्शन आंसर राइटिंग सीरीज, जिसमें आज जो है हम शुंगास और कान्वास के बारे में स्पेशली बात करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इट्स द इमर्जेंस ऑफ शुंगा मार्क्ड द ट्रांजिशन फ्रॉम मॉडर्न इंपीरियल सेंट्रलाइजेशन टू रीजनल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्कस, इसको डिस्कस करना है। मतलब सिर्फ शुंगास का राइज एक्सप्लेन नहीं करना है। क्वेश्चन एक्चुअली पूछ रहा है कि मॉडर्न मॉडल क्या था, शुंगा के इमर्जेंस के बाद क्या बदला, और कैसे सेंट्रलाइज्ड एम्पायर जो है वो रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम में बदला। क्या शुंगास कंप्लीटली मॉडर्न मॉडल से डिफरेंट थे, है ना। ये सब चीज़ें हमको डिस्कस करनी है। आगे आते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा लंबा लिखा हुआ है, आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुंगा डायनेस्टी फ्रॉम 185 to 73 BCE emerged after the assassination of last modern ruler Brihadrath by his commander Pushyamitra Shunga. Its rise represented not merely a dynastic change, but a structural transition from a modern model of large-scale imperial centralization to a political landscape characterized by regional kingdom, feudatories, and competing centers of power. ठीक है, तो मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चंद्रगुप्त बिंदुसार अशोका जैसे जो रूलर्स हमको देखने को मिलते हैं, एक ह्यूज जो है टेरिटोरियल एम्पायर था। सेंटर में एम्परर, सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्सेशन, आर्मी, ये सब चीज़ें थी। यानी हाई डिग्री ऑफ इंपीरियल इंटीग्रेशन हमको देखने को मिलता है। लेकिन अशोका के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई। टेरिटरी ह्यूज थी, लेकिन सेंटर की अथॉरिटी ग्रेजुअली वीक हुई। फाइनली जो है पुष्यमित्र अशुंग ने मौर्यन एम्पायर के जो कमांडर रहे थे, उन्होंने लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ को अराउंड 185 BCE में ओवरथ्रो करके शुंगा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिखा है। इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया, फैक्चुअल पॉइंट डाला है जिसमें हमने शुंगा डायनेस्टी का स्टार्टिंग और एंड लिया है ना। हमने पुष्यमित्र और बृहद्रथ की बात की है। वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट डायनेस्टिक चेंज। अब ये देखा है कि डायनेस्टिक चेंज ही सिर्फ नहीं हुआ था, स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन भी हुआ था, और रीजनल पावर का भी जो है हमने एलिमेंट अपने इंट्रोडक्शन में लिखा है। तो ये अगर आप लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन की वर्डिंग्स भी थोड़ी कम करें तो दैट वुड बी मोर देन एनफ। ठीक है, अब जो है पॉइंट्स डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो पहला, इंपीरियल फ्रेगमेंटेशन। मॉडर्न एम्पायर एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। शुंगास के इमर्जेंस तक सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो डिक्लाइन कर रही थी। प्रोविंसेस जो है वो इंक्रीजिंगली ऑटोनोमस बन रही थी। लोकल पॉलिटिकल सेंटर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहे थे। एग्जाम्पल, पुष्यमित्र हिमसेल्फ वॉज अ सेनापति, यानी मिलिट्री कमांडर थे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि मिलिट्री एलीट इटसेल्फ पॉलिटिकल पावर कैप्चर कर रही है। ठीक है, ये हमको इंपीरियल फ्रेगमेंटेशन की तरह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज रीजनल किंगडम्स। मल्टीपल पॉलिटिकल सेंटर्स इमर्ज हुए। मॉरियंस के टाइम पे एक डोमिनेंट इंपीरियल सेंटर था। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में शुंगास, इंडो ग्रीक, सतवाहना, लोकल रूलर्स ये जो है एक साथ इमर्ज हुए। यानी पॉलिटिकल मैप अब मल्टीपोलर हो रहा है। एग्जाम्पल, शुंगा इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली मगध और सेंट्रल इंडिया में इंपॉर्टेंट था, वाइल अदर रीजन सॉ सेपरेट पॉलिटिकल फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल सतवाहनाज एंड डेक्कन। तो रीजनलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। रिड्यूस्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ कोर्स, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बढ़ रही है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में एम्परर के अंडर एक्सटेंसिव ब्यूरोक्रेसी थी। शुंगा पीरियड में सेम स्केल का यूनिफॉर्म इंपीरियल ब्यूरोक्रेसी क्लियरली विजिबल नहीं है। इसलिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब रीजनल पॉलिटिकल कंट्रोल की तरफ शिफ्ट हो गया है। विदिशा जैसे सेंटर की इंपॉर्टेंस जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है हमको यहाँ पे। मिलिट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसका क्या मतलब है ना। डायनेस्टिक मिलिट्रलाइजेशन, ये क्या मतलब है। ये ट्रांजिशन का वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पुष्यमित्र कोई ट्रेडिशनल हेरिडेटरी प्रिंस बन के थ्रोन पर नहीं आए थे। ही वॉज एसोसिएटेड विद द मॉडर्न मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। सेनापति से जो है पॉलिटिकल रूलर बने, यानी कि मिलिट्री अथॉरिटी अब पॉलिटिकल अथॉरिटी के साथ में जो है कोइंसाइड करती हुई दिखाई दे रही है। ये पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंट फीचर में से हमको देखने को मिलता है। सेम कानवास भी ऐसे ही है ना। पुष्यमित्र ने जैसे बृहद्रथ को ओवरथ्रो किया, जो वासुदेव कानवा थे उन्होंने भी जो लास्ट शुंगा रूलर थे उनको ओवरथ्रो किया, वासुदेव नाम था उनका, है ना। वासुदेव कानवा ने ओवरथ्रो किया। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर, यहाँ पे फ्रंटियर स्टेबिलिटी की भी बात देखने को मिलती है, फ्रंटियर प्रेशर भी देखने को मिलता है। मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन के बाद नॉर्थ वेस्ट में इंडो ग्रीक पावर्स जो है वो पावरफुल हो रहे थे। इसलिए पोस्ट मॉडर्न पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन के साथ में एक्सटर्नल प्रेशर भी देखने को मिलता है। साइमल्टेनियसली दोनों प्रेजेंट थे। पतंजलि के महाभाष्य में जो है हमको इंडो ग्रीक्स का रेफरेंस देखने को मिलता है ना। हमको इंडो ग्रीक्स का रेफरेंस देखने को मिलता है। फ्यूडेटरी पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। लोकल एलिट्स का राइज देखने को मिलता है। रीजनल पॉलिटिकल फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बड़े किंगडम्स बने। लोकल चीफ्स, फ्यूडेटरीज, स्मॉल रूलिंग जो हाउसेस है ये भी इंपॉर्टेंट हुए। यानी एम्पायर जो है अब किंगडम्स, लोकल चीफ और सब ऑर्डिनेट रूलर्स में डिवाइड हो रहा है। ये पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन का डीपर लेवल है।
ठीक है? तो हमको ये भी देखने को मिलता है। मल्टीपल कैपिटल्स, मौर्यन पॉलिटिकल इमेजिनेशन में पाटलिपुत्र सेंट्रल इंपीरियल कैपिटल था। शुंगास के पीरियड में विदिशा का पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस जो है वो सिग्निफिकेंटली विजिबल होता है। लेटर शुंगा रूलर जो बृहद्रथ है, उनका कनेक्शन विदिशा या बेसनगर से मिलता है हमको, स्पेशली हेलियोडोरस पिलर के कॉन्टेक्स्ट में, है ना? तो यहाँ पे सिर्फ पाटलिपुत्र नहीं, मल्टीपल सेंटर्स जो हैं वो राइज में देखने को मिलते हैं। वी कैन ऑल्सो सी कल्चरल रीजनलिज्म, है ना? पॉलिटिकल रीजनलाइजेशन के साथ में कल्चरल प्रोडक्शन भी डिसेंट्रलाइज्ड हुआ। भरूच, सांची, विदिशा जैसे इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर्स बने। शुंगा पीरियड बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट भरूच एंड सांची जो है वो उनको कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन हमको देखने को मिलती है ना? तो ये सब भी हमको देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है? तो रीजनल कल्चरल फ्लोरेसेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। इकोनॉमिक नेटवर्क्स के बारे में बात हो रही है, ट्रेड सेंटर्ड रीजन्स के बारे में बात हो रही है। Political power increasingly linked to important trade routes and urban centers. Vidisha, for example, was strategically positioned in a central Indian networks. ठीक है, later फिर हेलियोडोरस का पिलर जो है at बेसनगर, that also demonstrated the interaction of political, commercial and cultural world, है ना? तो ट्रेड सेंटर्ड रीजनलिज्म भी यहाँ पे देखने को मिलता है। पॉलिटिकल प्लूरलिज्म देखने को मिलता है। ये तो हमने देखा कि बहुत सारे जो है रीजनल एम्पायर्स हमको देखने को मिलते हैं, है ना? तो ये भी हमने पॉलिटिकल प्लूरलिज्म भी देखने को मिलता है। ठीक है? तो इसके जो अगर थोड़ा-सा एनालिसिस करें तो क्या देख सकते हैं कि द मौर्यन एम्पायर हैड मेंटेन्ड एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus through the provincial governors, officials, taxation and centralized monarchy. After its decline, such uniform political control became difficult to sustain. ठीक है? The Shungas retained Patliputra, but Vidisha acquired important political significance, indicating a more regionally distributed political structure. Simultaneously, powers such as Satavahanas, Indo-Greeks, and local republicans became increasingly prominent. Yet the transition should not be exaggerated. Shunga rulers continued several Mauryan political traditions, including monarchy, military organization, control over Gangetic heartland. और वो पेटरेज टू बुद्धिज्म वो सब भी आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भारूत और सांची वाला। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 4-5 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, कंक्लूजन में व्हाट वी हैव रिटन, thus the Shungas represented a bridge between modern imperialism and post-modern political pluralism. Their period laid the groundwork for a more decentralized political order in which regional states, trade centers, and cultural zones interacted, a pattern that became characteristic of early historic India. ठीक है, तो कोई कंप्लीट रप्चर नहीं था बल्कि एक स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन हमको इस टाइम पे देखने को मिलता है। जो शुंगास थे इन्होंने एज अ ब्रिज काम किया बिटवीन अ मॉडर्न इंपीरियल ऑर्डर एंड अ पॉलिटिकली प्लूरलिस्टिक पोस्ट मॉडर्न एज। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जामिन द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ शुंगा डायनेस्टी। हाउ फार डिड पुष्यमित्र शुंगा सक्सीड इन कंसोलिडेटिंग शुंगा पावर। तो इसमें जो है हमको डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर के भी रीजंस लिखने पड़ेंगे, है ना? हमको कुछ अच्छी बातें लिखने की पड़ेंगी शुंगा एम्पायर के बारे में भी कि क्या-क्या खासियत थी जिसकी वजह से आप आए, और फिर पर्टिकुलरली पुष्यमित्र शुंगा के बारे में भी जो है वी हैव टू राइट। ठीक है? तो अब इस क्वेश्चन में 2 सेपरेट डिमांड्स हैं जो हमने बात की, व्हाई शुंगास इमर्ज्ड और दूसरा ये कि हाउ सक्सेसफुल वाज़ पुष्यमित्र। ठीक है? तो इसमें जो है डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर के बारे में भी हम लिख सकते हैं, है ना? तो इंट्रोडक्शन में व्हाट वी हैव रिटन कि द शुंगा डायनेस्टी अरोज़ अराउंड 185 बीसी 73 तक रही। ठीक है? पुष्यमित्र शुंगा कमांडर इन चीफ ऑफ मौर्यन आर्मी ओवरथ्रू बृहद्रथ मौर्य। इट्स एस्टैब्लिशमेंट रिफ्लेक्टेड द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ मौर्यन पॉलिटिकल वीकनिंग, मिलिट्री असर्शंस, रीजनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है? तो इस तरीके से हम इसको जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम इंट्रोडक्शन है जो हमने इससे पहले लिखा है। ठीक है? सेम तरीके का इंट्रोडक्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मॉडर्न डिक्लाइन की बात करेंगे कि जो इम्पीरियल अथॉरिटी है वो वीक हो गई थी। डायनेस्टिक जो है हमको इंस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। पोस्ट मॉडर्न डिक्लाइन का एक रीज़न ये भी है कि सक्सेशन जो है उसने मोनार्की को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जो है डिस्टेबलाइज़ कर दिया। ठीक है? मिलिट्री फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलती है कि आर्मी जो है वो पॉलिटिकल रोल असर्ट कर रही है। ठीक है? ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा पहले पुष्यमित्र जो है वो आर्मी जनरल थे। ठीक है? वो हमको देखिए कमांडर जो एक पावरफुल कमांडर हमको देखने को मिलते हैं। तो वीक जब किंग हो और पावरफुल आर्मी चीफ हो तो रेजिम चेंज हो सकती है, ये हमको देखने को मिलता है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इस टाइम बढ़ रही थी, रीजनलाइज़ेशन बढ़ रहा था,
है ना? मौर्यन एम्पायर के डिस्टेंट रीजन्स पर ग्रिप जो है वो वीक हो रही थी। दिस क्रिएटेड स्पेस फॉर रीजनल पॉलिटिकल फॉर्मेशन। एक्सटर्नल थ्रेट्स लाइक इंडो ग्रीक्स वो हमको देखने को मिलते हैं, महाभाष्य में पतंजलि के जो है हमको देखने को मिलता है, युग पुराण में देखने को मिलता है। आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी हो रहा है इस टाइम पे, ठीक है? आइडियोलॉजिकल शिफ्ट में क्या है, ब्राह्मणिकल रिसर्जेंस देखने को मिलता है हमको, है ना? ब्राह्मणिकल रिसर्जेंस देखने को मिलता है। अशोकन पॉलिटिकल कल्चर में बुद्धिज्म को कंसिडरेबली रॉयल पैट्रनेज मिला था, लेकिन शुंगा पीरियड में वैदिक रिचुअलिज्म और ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है दैट बिकेम मोर विजिबल। बट बी केयरफुल, ब्राह्मणिकल रिवाइवल का मतलब ये नहीं है कि बुद्धिस्ट सप्रेशन हो रहा है इस टाइम पे, तो दैट यू नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट, ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है ना? विदिशा विदिशा का कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, पाटलिपुत्र का कंट्रोल डिक्लाइन देखने को मिलता है। अश्वमेध वाला जो है एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है? जो कि पॉलिटिकल लेजिटिमेसी और उसके साथ-साथ में जो है अपना रिलीजियस एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है। इंडो ग्रीक रेजिस्टेंस एंड लिमिटेड टेरिटोरियलिटी, ठीक है? तो ये भी हमको देखने को मिलता है कि एम्पायर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है? तो अब पुष्यमित्र कितना सक्सेसफुल था, इसको अगर जो है हम डिस्कस करें, तो पुष्यमित्र सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड दैट, इसको जो आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, आप जस्ट ये अपना जो जितना भी है ये 4-5 पॉइंट में लिख सकते हैं। पुष्यमित्र सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड डायनेस्टिक लेजिटिमेसी आफ्टर द कूप एंड सिक्योर्ड द Gangetic heartland. His association with Ashwamedh sacrifice projected a sovereign authority. ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो है मगध उन्होंने रिटेन कर लिया, पुष्यमित्र ने सक्सेसफुली जो है न्यू रूलिंग हाउस मॉडर्न कोर में एस्टैब्लिश कर लिया। दिस इटसेल्फ वाज अ मेजर अचीवमेंट। मिलिट्री कंसोलिडेशन देखने को मिलता है ना? पतंजलि के रेफरेंस में, जो पतंजलि का महाभाष्य है, उसके रेफरेंस में हमको देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र शुंगा's regime survived the Indo-Greeks challenges, the foreigners challenges, यवनास challenges, ठीक है? तो ये हमको देखने को मिलता है। अश्वमेध यज्ञ की बात जो है यहाँ पे हो रही है। पुष्यमित्र is associated with 2 Ashwamedh sacrifices with the Ayodhya inscription of Dhanadev being an important piece of evidence. वाई इम्पोर्टेंट, क्योंकि नई डायनेस्टी जो है वो लेजिटिमेसी की प्रॉब्लम होती है, तो लेजिटिमेसी को सिक्योर करने के लिए जो है ये यज्ञ किए गए होंगे। रिचुअल सोवरेनिटी, उसके साथ साथ में पॉलिटिकल अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है? ये हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है? हाँ, अगर हाउ फार की बात करें तो पुष्यमित्र जो है वो मौर्यन एम्पायर रिक्रिएट नहीं कर सका। शुंगा अथॉरिटी वाज कंसिडरेबली मोर लिमिटेड एंड रीजनलाइजेशन देखने को मिलता है, तो ये जो है हम ये भी लिख सकते हैं, है ना? ये इसमें ये लिख सकते हैं। However, consolidation was partial rather than imperial. The Shunga realm was considerably smaller than the Mauryan Empire. Central India and Gangetic region remained important, but the Deccan and far northwest were outside formed Ashunga control. ठीक है, तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फाइनल जजमेंट हमारा क्या हो सकता है, कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि पुष्यमित्र was therefore successful in transforming a collapsing imperial structure into a viable regional monarchy, but not in recreating Mauryan territorial unity. His achievement lay in political survival, military consolidation, and ideological legitimization rather than imperial restoration. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पुष्यमित्र शुंगा was more a political consolidator than a merely Brahmanical revivalist. Discuss, ठीक है? इस तरीके से हमको इसको डिस्कस करना है। तो अगेन इंट्रोडक्शन तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना? कि पुष्यमित्र शुंगा who founded dynasty in 185 had traditionally been portrayed as a champion of Brahmanical revival following the Buddhist oriented modern period. However, reducing his reign to a regional revival, religious revival overlooks his larger role in reconstructing political authority amid postmodern fragmentation. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। पॉइंट्स में हमने क्या लिखा है? पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट वी हैव रिटन मिलिट्री टेकओवर। पुष्यमित्र फर्स्ट अपीयर्स एज अ मिलिट्री अथॉरिटी, सेनापति से किंग बने। दिस इमीडिएटली टेल्स अस पॉलिटिकल कंसोलिडेशन वाज एसेंशियल। डायनेस्टिक फाउंडेशन देखने को मिलती है हमको यहाँ पे, है ना? डायनेस्टिक कंटिन्यूटी देखने को मिलती है ना? He didn't merely conduct rituals, he created an entire new dynasty. मौर्य से शुंगा जो है उनको देखने को मिलता है, पॉलिटिकल कंट्रोल देखने को मिलता है ना? ठीक है, स्टेबल से अच्छा, दिस पॉइंट इज डिफरेंट एंड दैट पॉइंट इज डिफरेंट, ठीक है? अपनी डायनेस्टिक कंटिन्यूटी, तो एक स्टेबल सक्सेशन इन्होंने किया था, है ना? स्टेबल सक्सेशन सिस्टम हमको देखने को मिलता है। डायनेस्टिक फाउंडेशन का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी एक नई डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर ली, ठीक है? टेरिटोरियल कंसोलिडेशन की तरफ आते हैं। He maintained control over important regions around the Gangetic heartland and central India. So a political survival came first. ठीक है, फ्रंटियर डिफेंस देखने को मिलता है, यमुना वाले महाभाष्य का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है? अश्वमेध यज्ञ इन्होंने किया, विदिशा जो है वो सेंटर बना, ये देखने को मिलता है। ब्राह्मणिकल लेजिटिमेसी देखने को मिलती है ना, अश्वमेध 2 अश्वमेध सैक्रिफाइसेस देखने को मिलते हैं हमको इनके,
ठीक है? उसके बाद में जो है पतंजलि का जो महाभाष्य दैट बिलॉन्ग ब्रॉडली टू द पॉलिटिकल कल्चरल मिलिeu, है ना? दिस शोज़ द कंटिन्यूड वाइटैलिटी ऑफ संस्कृत ग्रामर स्कॉलरशिप, ये भी हम जो है बता सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से कर सकते हैं, है ना? कल्चरल पैट्रिज देखने को मिलता है, रीजनल इंटीग्रेशन हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? और एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी भी, कुछ एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चर जो है दे स्टिल रिटेन्ड, ठीक है? जैसे पाटलिपुत्र का एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, तो ये सब जो है हम इसमें लिख सकते हैं। कंक्लूजन में व्हाट वी कैन राइट? कंक्लूजन में वी कैन राइट, पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल डायमेंशन में पुष्यमित्र प्राइमरी चैलेंज वाज नॉट थियोलॉजिकल बट पॉलिटिकल, हाउ टू स्टेबलाइज अथॉरिटी आफ्टर द कोलैप्स ऑफ मॉडर्न सेंट्रलाइजेशन. His military background enabled him to establish control over the imperial core. The Indo-Greek threat further strengthened the importance of military consolidation. His performance of Ashwamedh's sacrifice also had a political dimension. The ritual was not simply religious; it symbolized the ruler's claim to unrestricted sovereignty. तो ऊपर जो हम डिस्कस करके आए हैं वही चीज़ है, कुछ नया नहीं है, ठीक है? हाँ, क्रिटिकल असेसमेंट में अगर देखें तो द ब्राह्मणिकल डायमेंशन वाज नेवरदलेस इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट थी, बट अशुंगा रूलर प्रमोटेड वैदिक रिचुअल, सांस्कृतिक ट्रेडिशन एंड ब्राह्मणिकल रॉयल पैट्रोनेज. पतंजलि's महाभाष्य इंडिकेट्स द कंटिन्यूटी वाइटैलिटी ऑफ संस्कृत स्कॉलरशिप. उसके साथ साथ में भारूत और सांची में हमको देखने को मिलता है कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सोनली सिर्फ जो है ब्राह्मणिज्म ही देखने को मिल रहा है, रिलीजियस प्लूरलिज्म जो है यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है. तो हाउ कैन वी कंक्लूड दिस आंसर? Pushyamitra should therefore be viewed as a political consolidator who employed Brahmanical ideology as an instrument of legitimacy. His reign illustrates how religion and politics were intertwined in early historic state formation rather than functioning as a mutually exclusive domains. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो है कंक्लूड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. Assess the nature and extent of Pushyamitra Shunga's conflict with Indo-Greek. ओके, तो स्पेशली अब इंडो ग्रीक्स के पर्सपेक्टिव में हमको देखना है, ठीक है? कॉन्फ्लिक्ट किस टाइप का था, कितना स्प्रेड हुआ, एविडेंस कितना रिलायबल है, ये सब चीज़ें हमको जो है डिस्कस करनी है. तो व्हाट वी हैव रिटन इन द इंट्रोडक्शन, द conflict between Shungas and Indo-Greek represent one of the important dimensions of post-modern political history. It occurred against a background of fragmentation of modern empire and Indo-Greek expansion from the northwest into Gangetic region. तो कुछ 10 पॉइंट हैं. जैसे पहला है हमारे पास में फ्रंटियर कॉन्फ्लिक्ट. नॉर्थ वेस्ट प्रेशर जो है वो अब बढ़ रहा था, है ना? यहाँ पे हमको जो है प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है नॉर्थ वेस्ट में. यवनाज का इन्वेजन देखने को मिलता है, ग्रीक्स जो है वो ईस्टवर्ड एडवांस कर रहे हैं. एग्जाम्पल पतंजलि के महाभाष्य में हमको देखने को मिलता है, ठीक है? ये भी हमने देखा. उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो गैंजेटिक रीजन तक फैल रहे हैं, पाटलिपुत्र, मथुरा इस वाले रीजन में भी आ गए हैं, ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है. साकेत तक आ गए हैं, ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है? मिलिट्री रिस्पॉन्स क्या था? शुंगाज ने जो है ये एक्सपेंशन को रेजिस्ट किया. शुंगाज ने एक्सपेंशन को रेजिस्ट किया, ठीक है? साकेत का एपिसोड हमको देखने को मिलता है, मतलब साकेत यानी कि अयोध्या रीजन का मेंशन इंडिकेट करता है कि इंडो ग्रीक फोर्सेस हैड पोटेंशियली मूव्ड फार बियॉन्ड देयर नॉर्थ वेस्टर्न बेस, ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है. उसके बाद में मध्यमिका, ये क्या है? मध्यमिका रिप्रेजेंट अनदर थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. सो कॉन्फ्लिक्ट वाज नॉट नेसेसरली कन्फाइंड टू पंजाब. तो यहाँ पे वेस्टर्न सेंट्रल फ्रंटियर पे भी हमको देखने को मिलता है, ठीक है? डायनेस्टिक राइवलरी देखने को मिलती है ना? डायनेस्टिक राइवलरी देखने को मिलती है, ठीक है? और ये अगर गैंजेटिक रेफरेंस में बात करें तो युग पुराण ऑल्सो डिस्क्राइब्स यवना मूवमेंट टुवर्ड्स गैंजेटिक रीजन. तो महाभाष्य और युग पुराण दोनों बताते हैं, ठीक है? बट क्रोनोलॉजी रिमेन्स डिबेटेड, ठीक है? ये सब हमको देखने को मिलता है. मिनांडर या मिलिंद का फैक्टर है कि मिनांडर वाज अमंग द मोस्ट पावरफुल इंडो ग्रीक रूलर, बट जो है एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि पुष्यमित्र ने जो है मिनांडर को हराया था. तो सीधा नहीं बोल सकते. द एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कमांडर्स एंड कैंपेन्स इज डिबेटेड, ठीक है? स्ट्रेटेजिक डिफेंस की लिमिटेड एविडेंस देखने को मिलता है. स्ट्रेटेजिक डिफेंस की अगर बात करें तो व्हाटएवर द प्रिसाइज मिलिट्री सीक्वेंस वाज, शुंगा पॉलिटिकल अथॉरिटी सर्वाइव इन इट्स कोर, ये हम जरूर कह सकते हैं, ठीक है? ये जो है हम जरूर कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? तो अब जो है इसको कंक्लूड किस तरीके से करेंगे कि द पुष्यमित्र's अचीवमेंट ले लेस इन डिस्ट्रॉइंग इंडो ग्रीक्स पावर देन इन प्रिजर्विंग सस्टेन्ड इंडो ग्रीक पेनिट्रेशन इनटू गैंजेटिक पॉलिटिकल कोर. The conflict exemplifies the competitive and decentralized political environment of postmodern India, where regional powers defended their spheres against expanding trans-regional states. इस तरीके से हम जो है इसको कंक्लूड कर सकते हैं. यहाँ पे सोर्सेज की भी जो है लिमिटेशंस देखने को मिलती है, पतंजलि, युग पुराण और लेटर ट्रेडिशंस वगैरह, बट नन गिव्स अ कंप्लीट कैंपेन नैरेटिव. देयरफॉर हिस्टोरियंस मस्ट रिकंस्ट्रक्ट कॉन्शियसली, ठीक है? तो ये हम देख सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द alleged persecution of Buddhism under Pushyamitra Shunga remain a contested historical issue critically examined। ठीक है, इसको हमको पूछना है। alleged persecution और contested historical issue, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों वर्ड्स क्लूज है। एग्जामिनर ऑलरेडी बता रहा है कि डोंट ब्लाइंडली एक्सेप्ट अ परसिक्यूशन, यू हैव टू प्रेजेंट एविडेंस फॉर परसिक्यूशन एंड एविडेंस अगेंस्ट, है ना, सोर्सेज का क्रिटिसिज्म बनाना और एक बैलेंस जजमेंट तुमको देना है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन में लिखा है, द क्लेम दैट पुष्यमित्र शुंगा परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट ओरिजिनेटेड प्राइमरली फ्रॉम लेटर बुद्धिस्ट लिटरेरी ट्रेडिशन। ठीक है, with some text portrays him as enemy of Buddhists, archaeological evidences from Shunga period present a more complex picture. Hence, the issue requires a source of criticism rather than a simplistic Brahmanism versus a Buddhism interpretation। ठीक है, कुछ जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल दिव्य वादना हो गया, शोक वादना हो गया, वो कुछ और बोल रहे हैं। और अगर अगर हम जो है यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की तरफ जाएं तो हमको ट्रेडिशन कंटेंट्री देखने को मिलती है ना, तो उस तरीके से हमको एग्जामिन करना है। तो फॉर क्या है, क्या-क्या जो परसिक्यूशन है उसके सपोर्ट में हमको देखने को मिलता है एविडेंस। तो दिव्य वादना है जो बुद्धिस्ट परसिक्यूशन डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इट एसोसिएटेड पुष्यमित्र शुंगा विद डिस्ट्रक्शन ऑफ बुद्धिस्ट एस्टैब्लिशमेंट एंड अटैक्स ऑन मंक्स। ठीक है, ये मेन टेक्सचुअल एविडेंस है। अशोक वादना सेम चीजें करता है। अशोक वादना जो है ब्रॉडर बुद्धिस्ट नैरेटिव ट्रेडिशन में इट कंटेन्स हॉस्टाइल अकाउंट्स ऑफ पुष्यमित्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है। ब्राह्मणिकल रिवाइवल की बात हो रही है इस टाइम पे, है ना। यहाँ पे एक बात और कर लेते हैं, सर्वस्तिवाद जो टेक्स्ट है वो हॉस्टाइल ट्रेडिशन के बारे में ये भी करता है। ठीक है, इसमें ये भी बात करता है ना। क्रोनोलॉजिकल गैप देखने को मिलता है क्योंकि सोर्सेज जो है वो लेटर पीरियड्स के देखने को मिलते हैं, तो रिलायबिलिटी का थोड़ा डर है यहाँ पे हमको देखने को मिलता है ना। अब जो है कुछ एविडेंसेस देख लेते हैं अगेंस्ट वाले, जैसे भारूद का एविडेंस है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट फ्लरिश कर रहे हैं, तो फिर कैसे, मतलब आप तो प्रोसिक्यूटर बोल रहे थे, है ना। अ, है ना, परसिक्यूटर बोल रहे थे, प्रोसिक्यूटर बोल रही हूँ, है ना। सांची में कंटिन्यूड ट्रेडिशन हमको देखने को मिलता है, सांची का एक्सपेंशन देखने को मिलता है, डोनेटिव इंस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है, सोशल सपोर्ट भी मिल रहा है। तो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट कंटेन्स इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग डोनेशंस, दिस इंडिकेट्स दैट बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन हैड monks, nuns, merchants, lay owners, so Buddhism wasn't simply dependent on the king। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है। रिलीजियस को एग्जिस्टेंस इस पीरियड में देखने को मिलती है। वैदिक प्रैक्टिसेस का रिवाइवल देखने को मिलता है, अश्वमेध जैसे यज्ञ किए गए। ठीक है, हिस्टोरियोग्राफिकल कॉशन भी देखने को मिलता है ना। बट एविडेंसेस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी डिक्टरी, देयर इज नो अनएम्बिगुअस आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड डेमोन्स्ट्रेटिंग सिस्टमैटिक एम्पायर वाइड डिस्ट्रक्शन और बुद्धिस्ट एस्टैब्लिशमेंट बाय पुष्यमित्र, है ना। दिस इज वाई जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है दे ट्रीट परसिक्यूशन क्लेम कॉशियसली। ठीक है, ये हम इस तरीके से देख सकते हैं। अगर क्रिटिकली इसको एग्जामिन करें तो मेजर persecution narratives come from Buddhist text composed later than Pushyamitra। तो ग्रेटर क्रोनोलॉजिकल डिस्टेंस का मतलब होता है मेमोरी लॉस हो सकता है, सेक्टेरियन इंटरप्रिटेशन हो सकता है, या कोई लिटरेरी एम्बेलिशमेंट हो सकता है ना। ये सब चीजें नैरेटिव में तो सकती है, therefore sources must be critically evaluated। सेक्टेरियन कॉन्टेक्स्ट भी आता है, बुद्धिस्ट ऑथर्स may have interpreted the shift away from modern Buddhist patronage as hostility, बट दैट डज नॉट मीन कि ऑटोमेटिकली जो है फिजिकल परसिक्यूशन हुआ था, ये भी कह सकते हैं। ऑल्टरनेटिव यहाँ पे जो है इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। व्हाट वी कैन राइट इन कंक्लूजन, तो वी कैन राइट कि द एविडेंस सपोर्ट ब्राह्मणिकल रिवाइवल एंड रॉयल पेट्रोनेज ऑफ वैदिक आइडियोलॉजी, but it does not conclusively establish a state-wide policy of Buddhist persecution. The Shunga period is better understood through the lens of religious coexistence, competitive patronage, and political legitimization rather than a binary religious conflict। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसको कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। द शुंगा एज विटनेस्ड अ रीबैलेंसिंग ऑफ रिलीजियस पेट्रोनेज, नॉट नेसेसरली द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं। Our next question is, discuss the role of Brahminical rituals, particularly the Ashwamedh, in legitimizing Shunga political authority। ठीक है, तो इसमें रिचुअल का रिलीजियस इंपॉर्टेंस ही नहीं बताना, बट ये बताना है कि हाउ डिड रिचुअल हेल्प लेजिटिमाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी। ठीक है, तो इसमें आप अश्वमेध यज्ञ का वो लिख सकते हैं, राजसूया, वैदिक आइडियोलॉजी, ब्राह्मणिकल पेट्रोनेज, इस सब के बारे में लिख सकते हैं, है ना। सोशल लेजिटिमेसी मिलती है, टेरिटोरियल क्लेम आपका बनता है, तो ये सब चीज़ें आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। इट वुड बी वेरी इजी टू राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इस आंसर को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Quite similar. How far the Shunga period be regarded as a period of Brahmanical revival? Discuss with reference to contemporary Buddhist developments. सेम चीज़ है, ये भी आप जो है लिख सकते हैं। आई बिलीव हमने कुछ क्वेश्चंस जो है वो पूरे कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।